जितनी चीज़ें हो सकती थी इंटेलिजेंस मालूमात से लेकर बुक्स के हवाले, वो सब आपके सामने रखे। और उसके बाद सोशल मीडिया पर आज तक वो है, ट्विटर, फेसबुक, ये वो। लेकिन अब वक्त आ गया है कि दोबारा आपको तमाम तफसीलात दी जाए, क्योंकि इमरान खान वो वाहिद शायद प्राइम मिनिस्टर है जिनके आने के बाद बाकायदा आरएसएस का नाम लिया गया। क्योंकि उस वक्त जब बम्बई हमला हुआ तो पाकिस्तान से रहमान मलिक, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारी दुनिया के सामने कहा कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है, और फिर नवाज शरीफ के दौर के अंदर पाकिस्तान के साथ क्या क्या गद्दारियां होती रही, ये तमाम तफसीलात आपको बताएंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये वो वक्त है कि अगर इमरान खान इन तमाम एविडेंस को जिस वीडियोस में आपके सामने रखे जाएंगे, यकीन कीजिए उठा लें, तो पूरी कौम उनको सर पर उठा लेगी। और इस वक्त इसको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 26 नवंबर गुजरी और पूरी दुनिया में अभी तक डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान इसके पीछे, जबकि इसके पीछे आरएसएस, मोदी की पार्टी, बीजेपी का हाथ, इसराइल का हाथ, सीआईए और इसके अलावा भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और मेनली आईबी इनकी शामिल थी। सबसे पहले समझ लें तमाम चीजें एक एक करके। आपकी स्क्रीन पर जो शख्स चल रहे हैं, इस शख्स की आप जितनी कदर करें उतना कम है। दुनिया में किसी शख्स ने आरएसएस को, मोदी को इतनी बुरी तरह बेनकाब नहीं किया जितना इन्होंने किया। ये असल में महाराष्ट्र के आईजी रह चुके हैं। इसका कई दफा हकीकत टीवी आपको जिक्र करके बताता है। इन्होंने किताब लिखी थी हु किल्ड करकरे, करकरे को किसने मारा, और इन्होंने उसके अलावा 2 और किताबें लिखी। ये असल में किताबें वो चीज है, ये वो गोल्डन चीजें हैं जो इस शख्स का असल में कर्ज है कि मुसलमान इसका कर्ज नहीं उतार सकते। उसने बताया कि किस तरह मुसलमानों के खिलाफ पूरा खेल आरएसएस ने खेला था, क्या क्या चीजें कही थी। सबसे पहले समझ लीजिए एक चीज को, उस हमले में 36 नेशनैलिटीज के लोगों को मारा गया था, यानी 36 ममालिक एक साथ पाकिस्तान पर हमलावर होते, और वो आज तक है। अजमल कसाब नामी एक फर्जी जो किरदार था, इसको खटमंडू से रॉ ने 2006 में अगवा किया। अब सब ने उसके फुटेज देखिए, मनाजिर इस पूरे वाक़े के स्क्रीन पर नहीं चला सकते, लेकिन आप सब ने वो तमाम चीज़ें देखी। वो वीडियो जिसमें बयान दे रहा है कि भगवान मुझे कभी नहीं माफ़ करेगा, उसका बिहारी मुंबईयन जैसा जो लहजा है वो पूरी तरह आपको पता है। कोई मुजाहिद नहीं जाता लड़ने के लिए जो जाकर बात करे भगवान की, क्योंकि हम लोगों के ना लहजे ऐसे होते हैं ना गुफ्तगू ऐसी होती है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अजमल कसाब को इस किताब में मेंशन किया गया कि रॉ ने अगवा किया था, फिर उसको पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया गया। मजे की बात यह है कि वो भारत में रह रहा था, उसका डोमिसाइल कौन लेकर आया सामने? इंडियन मीडिया लेकर आया। इंडिया के अंदर जो इंटेलिजेंस इदारों में लोग खुफिया तौर पर काम करते हैं, जो मुसलमानों के हमदर्द है, जो मोदी के खिलाफ है, जिनको पता है कि यहाँ गलत हो रहा है, जो सच्चे हिंदू हैं, उन लोगों ने इस सारा कुछ सामने लेकर आए। शख्स ने बताया जुडिशरी कैसे फेल हुई, क्या क्या चीजें हुई। और इसके साथ जो शख्स था उसने तो कमाल ही कर दिया। एक यहूदी, जर्मन यहूदी एलियस डेविडसन, उसने किताब लिखी द बिट्रेयल ऑफ इंडिया। उस किताब में उसने साबित किया कि इसराइल, मुलविसी और पाकिस्तान पर सब ने मिलकर धावा बोला था। अब ये तमाम जो लोग हैं, ये यकीन कीजिए इनकी जो किताबें हैं आप इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएं सबूत के तौर पर। ये वो सबूत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। अब सबूत क्या है? असल में उस हमले में एक शख्स जिसका नाम था हिम्मत करकरे, जिसके ऊपर किताब एस एम मुशर्रफ ने लिखी है, ये असल में उसको मारने का एक ग्रैंड प्लान था। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आईबी है, असल में याद रखिएगा जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर वहां पर एफबीआई मजबूत है, सीआईए मजबूत है, भारत के जो इंटरनल मैटर्स है वो आईबी कंट्रोल करती है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। भारत ने आप कोई भी कॉल करेंगे उसकी एक कॉपी आईबी के पास जाती है, और आईबी के टॉप लेवल पर सारे ब्राह्मण आरएसएस के लोग उन्होंने इस वक्त तैनात किए। तो आईबी ने असल में ये काम किया था। और हेमंत करकरे जो बेसिकली एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का खास तौर पर उस वक्त हेड था, उसने आरएसएस के खिलाफ इतना सबूत हासिल कर लिया था कि ये भारत के वजूद को कैंसर की तरह खा रहे हैं। और उसके जो बड़े बड़े लीडर हैं, ये प्रज्ञा ठाकुर जो आपकी स्क्रीन पर है, ना ये पता चलता है मर्द है, ना ये पता चलता है औरत है,
इसने दहशतगर्दी के सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। हेमंत करकरे एक ऐसा काबिल ऑफिसर था जिसने इन सब के खिलाफ सबूत हासिल किए, इनको जेलों में भिजवाया कि समझौता एक्सप्रेस से लेकर चाहे मलागाउन हो या फिर अहमदाबाद का हमला हो, इन सब में आरएसएस और ये इंतहा पसंद शामिल थे। और उस वक्त तो इवन कि अमित शाह को भी नहीं छोड़ा गया था, लेकिन ये सारे दहशतगर्दों की लिस्ट में डाल दिए गए थे। उसके बाद ऐसे नाकाबिल, उसने एक आरएसएस के जगह पर छापा मारा, वहां पर जो उसको सीडी सबूत, कंप्यूटर के अंदर जो डाटा था, वो हम लोग की चीजें और डाटा उसको मिल गया, उसको रास्ते से हटाना लाजिम था। जब ये मुंबई हमला हो रहा था तो उस दौरान चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, हॉस्पिटल हो और उसके अलावा नरीमन हाउस, ये 4 जगहों पर हमले उस वक्त हुए थे और बड़े लेवल पर इसराइली भी मारे गए थे और उसके अलावा स्टेशन पर भी मारे गए लोग और फिर हॉस्पिटल। इस ऑफिसर को मरवाने वाले थे अपने इनके सीनियर्स। इन्होंने कहा एक जगह पर हमला कर दिया है दहशतगर्दों ने, हेमंत करकरे वहां पर पहुंचे। वहां पर जब हेमंत करकरे पहुंचे तो उन्होंने हमला नहीं किया था, वो एक ब्रिज क्रॉस नहीं किया था, उन्होंने, वो थे ही नहीं वहां पर, और इनको वहां पर फेक इनकाउंटर में मारकर नाम पाकिस्तान पर लगा दिया। के बाद जो जश्न आरएसएस ने मनाया, उन्होंने कहा कि हमारी इतनी विक्ट्री है कि ये शख्स हमारे तकरीबन समझ लीजिए 90 साल का करता धरता जो सारा कुछ है वो सारी दुनिया के सामने लाने वाला था, तो इसको सबसे पहले हटाया गया। मजे की बात यह है कि उस हमले के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पेश आती, कामा हॉस्पिटल में, वहां पर एक वॉचमैन जो था, उसने जो चीज सामने लेकर आया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है। हमलावरों ने पूछा मराठी के अंदर, और वो मराठी इस तरह बोलते थे जिस तरह लोकल सतह पर बोली जाती। अब पाकिस्तानियों को तो मराठी नहीं आती। उसने पूछा उसे कि तुम यहाँ पर काम करते हो, तो उसने, अगर वो कहता काम कर दो, उसको मार देते। उसने कहा नहीं जी, मेरी बीवी को हार्ट अटैक हुआ, मैं लेकर आया। उसने कहा तुम सच बोल रहे हो? उसने कहा। और बाद में उससे आकर सारी दुनिया को बताया कि वो मराठी बोलते थे। अब बताइए पाकिस्तानी मराठी बोलते हैं? 16 सीसीटीवी कैमरे उस वक्त टेम्पर कर दिए गए, उनके अंदर से फुटेज नहीं मिली। अब ये सूरत हाल है कि जहां पर आपने हेमंत करकरे को मारना हो, दहशतगर्दों को, वो कर देते हैं। और अजमल कसाब की जो फुटेज आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इसको हमने ब्लर किया है पूरी तरह, इतनी करीब से कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लेता। अब सीसीटीवी कैमरे जो लगे थे वो इतनी दूर थे कि वो कभी भी इतनी करीब से ले नहीं सकते थे। क्लियरली है कि पहले या बाद में सामने खड़े होकर ली गई। इतने करीब से होते तो वो शख्स इसको मार ना देता। यानी आप दहशतगर्दी के करीब होकर इतनी एचडी पिक्चर ले रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरे से उस वक्त 2008 में क्वालिटी ही नहीं थी, मुमकिन ही नहीं था। मजे की बात यह है कि तकरीबन 284 कॉल्स रिसीव हुई थी दहशतगर्दों को, लेकिन कसाब जिसको पकड़ा गया और दूसरे उनको कोई कॉल रिसीव नहीं हुई। इस तरह के बेशुमार सबूत है। एक ही एंगल से तस्वीर आ रही है हर दफा, बाकी एंगल से क्यों नहीं आ रही? ये तमाम की तमाम वो चीजें हैं जो बताती हैं कि क्या क्या हुआ। और इन किताबों में बताया गया कि इसराइल के लोग आए थे, एक एक एविडेंस दिया गया कि क्या क्या सूरत हाल पेश आई। आप सोच भी नहीं सकते कि इनके अंदर ऐसे ऐसे खला मौजूद हैं, आज तक इसका कोई भी सबूत सामने नहीं ला सके। मजे की बात यह, स्टेट डिपार्टमेंट ने अरबों डॉलर्स ऑफर किए जो हमें रियल इसकी तस्वीरें और रियल सब कुछ बताएगा। हम उसको, यानी मंतकियन जहां तक इस केस को लेकर जाएगा, उसको अरबों डॉलर्स देंगे। यानी आज तक स्टेट डिपार्टमेंट को ही नहीं पता। तो यहाँ से आप अंदाजा कर ले। और एक यहूदी ने किताब लिखी है तो उस पर पूरी दुनिया में कोई चर्चा नहीं। अफसोस ये है कि नवाज शरीफ के दौर में जब उसने किताब लिखी बिट्रेयल ऑफ इंडिया, तो नवाज शरीफ उस वक्त पाकिस्तान पर खुद इल्जाम लगा रहा था कि सब काम हमने किए फैटफ में फंसाने के लिए। अब इमरान खान की जिम्मेदारी है, अगर आपने स्टैंड ले लिया आरएसएस पर, निकल पड़े, लेकर आए सारी दुनिया के सामने इन सबूतों को, कहें ये सब कुछ है। और उसमें इतने सबूत हैं कि कम अज कम 3 घंटे से जायद की पूरी फिल्म बन सकती है। और अगर हम इसको डॉक्यूमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 10 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। इतने सबूत हैं। लेकिन अफसोस है कि हमारे अपने ही मिले हों, अगर तो हमने दूसरों को क्या कहना है। यानी हमारे ही अपने बर्बाद करने के लिए दुश्मन के साथ मिले हों कि आइए हम पाकिस्तान को रहमान मलिक को देख लें या नवाज शरीफ को देख लें, तो फिर हमने दूसरों से गिला क्या करना है।